संभल जाइए। द न्यूज 15 के योद्धा करने को है तैयार पूरे देश की चुनावी पड़ताल। सांसद का कितना कार्य होता है ये तो हम लोग तब जान पाए जब पहली बार अजय मिश्रा टेनी लोकसभा सदन में चुनते थे। जब लखीमपुर जाना होता था तो शरीर कांप जाता था कि आज लखीमपुर जाना है। आज लखीमपुर 45 मिनट में हम पहुंच रहे हैं। ये जो बंधा पुल है, देखें बंधा बंधवाया उन्होंने, उनके ये जो बाढ़ आ रही थी उन्हीं की वजह से आज इस क्षेत्र में बाढ़ आना बंद हुई है। 370 हटाया गया। ये एक देश में एक संविधान होना चाहिए। ये थोड़ा कि एक देश है और दो संविधान होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग इसका विरोध कर रहे थे। हमको भाजपा से कुछ नहीं चाहिए, मरते दम तक भाजपा चाहिए। नमस्कार, द न्यूज़ 15 में आपका स्वागत है। हम अपनी चुनावी पड़ताल लेकर पहुंच चुके हैं लखीमपुर खीरी। पिछले दिनों आप सबने जाना कि बेहद विवादों में रहा, चूँकि तिकोनिया कांड यहां पर हुआ। और लखीमपुर खीरी में खीरी लोकसभा के अंतर्गत हम जहां पर खड़े हैं, यहीं से अगर ये जो मेरे पीछे सड़क जा रही है आप देखेंगे तो ये सड़क है बनबीरपुर। ये सड़क जा रही है जहाँ पर यहाँ के सिटिंग सांसद हैं, जो उनका घर पड़ता है अजय मिस्टर टेनी, मौजूदा गृह राज्य मंत्री हैं वो। तो ऐसे में उनको लेकर के तमाम चीज़ें होंगी, तमाम सवाल होंगे लोगों के मन में कि इस बार जो है वो चुनाव में उनके साथ क्या होने वाला है, जनता किसकी ओर रहती है। क्योंकि अजय मिस्टर टेनी के सामने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर के उत्कर्ष वर्मा को खड़ा किया है। उत्कर्ष वर्मा पूर्व विधायक हैं और मैं उत्कर्ष वर्मा के बारे में एक बात बता देना चाहता हूं कि उन्हें समाजवादी पार्टी ने तभी चुनावी मैदान में उतार दिया था जब समाजवादी पार्टी का गठबंधन कांग्रेस के साथ नहीं हुआ था। यानी कि समाजवादी पार्टी पहले से तैयार थी उत्कर्ष मिश्रा पर दांव खेलने के लिए। हालांकि ये दांव कितना फिट बैठता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। चुनाव में पता चल जाएगा कि किसकी ओर रुझान रहते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर और बता देनी ज़रूरी है कि लखीमपुर खीरी यानी खीरी लोकसभा के अंदर करीब 18 लाख से ज़्यादा वोटर्स हैं और बड़ी तादाद में अगर महिलाओं और पुरुषों के रेशो की बात करें तो वो भी 850 के करीब ही है, यानी बहुत कम है। तो कहने का मतलब ये है कि महिला और पुरुष बढ़ चढ़ करके यहाँ पर वोट करते हैं। जब अजय मिस्टर टेनी का नाम लिया जाता है तो एक किसान तबका हमेशा बेहद नाराज़ नज़र आता है। अब उस नाराज़गी को कितना अजय मिस्टर टेनी अपनी तरफ वोटों के लिए कन्वर्ट कर पाते हैं ये तो देखने की बात होगी। लेकिन अजय मिस्टर टेनी के गांव के पास हम खड़े हैं और वहां के तमाम लोग हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि यहां का माहौल क्या है। क्या नाम हुआ साहब आपका? लालता प्रसाद ज्योतिषी जी। लालता साहब, इस बार जब वोट डालने जाएंगे तो जहन में क्या होगा? क्योंकि आपके ही जो ये गांव है इसके पास ही अजय मिस्टर टेनी सिटिंग जो सांसद हैं उनका आवास पड़ता है। और जो अगर उनके कामों की बात करें कि पिछले दिनों उन्होंने आप लोगों के लिए कैसा काम किया, पिछली बार जब सांसद चुन के आए थे तब आप लोगों को उनसे क्या उम्मीदें थी, इस बार क्या उम्मीद होने वाली है कि जब हम वोट डालने जाएंगे तो हमारे कुछ काम छूट गए होंगे, वो काम अजय मिस्टर टेनी जी कराएंगे, या फिर आपका रुझान इंडिया गठबंधन की तरफ है कि हमारे पास अभी बेहतर ऑप्शन नहीं है, अब हम कुछ नया चुनने वाले हैं? इसको लेकर के अगर आपसे आपकी राय पूछें तो क्या बताएं? पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपके न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आप जैसे हमारे बीच में आप आए। तो बात यह है कि यहाँ जो भाजपा की सरकार है और हमारे जो मंत्री जी हैं अजय मिस्टर टेनी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोगों की सुनते हैं, जिस समय हम चाहते हैं वो काम करते हैं। और दूसरी चीज़ ये है भाजपा सरकार में इतना बढ़िया काम हुआ, जो जैसे 370 हटाया गया। ये एक देश में एक संविधान होना चाहिए, ये थोड़ा कि एक देश है और दो संविधान होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग इसका विरोध कर रहे थे। तो वो विरोध जो हमको ऐसा लगता है कि वो देश का विरोध कर रहे थे। दूसरी बात ये है जो राम मंदिर उन्होंने बनवाया, जो उन्होंने वादा किया वो बनवाया। बहुत बड़े बड़े हाईवे सरकार बनवा रही है, गरीब किसानों के लिए, गरीब मजदूरों के लिए, गरीब लोगों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। जैसे अन्न वितरण योजना, अभी कोरोना में अगर मोदी जी ना होते और राशन ना देते तो शायद घर में चूल्हा जलने की नौबत नहीं आती, गरीब को समझा। आज भी गरीब को गल्ला मिल रहा है और किसान सम्मान निधि मिल रही है, उससे हम लोगों को खेत में बीज और खाद डालने के लिए जो सहायता दी जा रही है ये कर रहे हैं। और वृद्ध पेंशन चल रही है और मजदूरों को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर के जब सरकार अच्छी है तो हम लोगों को दूसरे को वोट देने का कोई औचित्य नहीं बनता है। और दूसरी चीज़ ये है अन्य पार्टियां हैं
लेकिन वो पार्टियां, कोई तो कहता है कि हिंदू है ही नहीं, तो जब हिंदू है नहीं तो हिंदू से आप वोट क्यों मांगते हैं? हमने स्थानीय मुद्दों पर बात करने की कोशिश की थी। साहब, क्या हुआ आपका नाम? गंगाराम जायसवाल। गंगाराम जी, अगर आपसे यहाँ के लोकल मुद्दों के बारे में पूछें कि यहाँ पर क्या विकास हुआ या क्या होना चाहिए, उसको लेकर क्या अब अगर आप कुछ बता सकें। इसके अलावा राम मंदिर पे या कुछ और चीज़ों पे हम चर्चा करते रहेंगे। स्थानीय मुद्दों की बात करें तो अजय मिस्टर टेनी यहाँ पर स्थानीय मुद्दों को लेकर कितना खरा उतरते हैं, और अगर वो नहीं उतरते हैं तो कोई ऑप्शन हो सकता है, आपके पास ऑप्शन है या नहीं है? अगर नहीं है तो फिर से अगर अजय मिस्टर टेनी को आप लेकर के आएंगे तो उनसे उम्मीदें क्या होंगी आपकी कि जब दोबारा वोट डालने जाएंगे? सर्वप्रथम में तो आपको या आपके न्यूज़ चैनल को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि जो हम लोगों को इस लायक समझा कि आप लोग यहाँ तक आए कि हम लोगों की आवाज़ जो है आम जनमानस तक पहुँचे। साहब, आपसे ही उनको वोट मिलते हैं, अगर आप नहीं होंगे तो वो लोग नहीं जीतेंगे। जी जी जी। जैसे रही बात हमारे क्षेत्रीय सांसद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी, इनसे पहले भी समाजवादी पार्टी के सांसद रहे रवि प्रकाश वर्मा, उनकी माताजी 15 साल रहीं, रवि प्रकाश वर्मा 15 साल रहे, यानी तीन टर्न बराबर इन्होंने किया। 45 साल समाजवादी पार्टी के सांसद ने राज किया यहाँ पे। लेकिन हमको कहीं पर भी पूरे ज़िले में हमको ये नहीं लगा कि कहीं पर रोड पे या कहीं खड़ंजे पे या कहीं पुल पुलिया पे या कहीं भी स्थान पर रवि वर्मा का एक पत्थर लगा हो कि उन्होंने ये विकास कार्य कराया है। आज पूरे जनपद में हम लोग सांसद निधि कितना प्रयोग होती है और सांसद का कितना कार्य होता है, ये तो हम लोग तब जान पाए जब पहली बार अजय मिश्रा टेनी लोकसभा सदन में चुन के गए। संसद राशि आती है उसका 100% प्रयोग उन्होंने क्षेत्र में किया है और क्षेत्र का विकास भी उन्होंने किया। आज गांव के अंदर इंटरलॉक रोड हो, चाहे रपटा हो, चाहे पुल हो, चाहे पुलिया हो, चाहे विद्यालय का निर्माण हो, जो भी कार्यक्रम है, चाहे जो है उसका क्या नाम है स्वास्थ्य व्यवस्था हो, हर मायने पर माननीय अजय मिश्रा टेनी जी बहुत खरे उतर रहे हैं। उन्होंने बहुत ही अथक प्रयास से, ये बहुत पिछड़ा इलाका था, जो आपका लखीमपुर वेल में ट्रामा सेंटर, लखीमपुर में ट्रामा सेंटर, इस प्रकार की जो बड़ी बड़ी योजनाएं ला करके हमारे मंत्री जी ने अपने ज़िले को स्थापित किया, डायलिसिस मशीन ला करके दिया है और ऐसी बहुत सी चीज़ें जो बड़े बड़े अभी आपने देखा होगा कि लखीमपुर में जो ओवर ब्रिज का और निर्माण होने वाला है, ये सब माननीय सांसद जी के नेतृत्व में होने जा रहा है और उन्होंने किया है। क्योंकि इससे पहले भी जो सांसद चुने जाते थे उन्होंने सदन में एक भी इस क्षेत्र के लिए क्वेश्चन नहीं उठाया। मैंने माननीय मंत्री जी निरंतर यहाँ के क्षेत्र की समस्याओं को सदन में बखूबी मजबूती के साथ इस जनता की आवाज़ को वहाँ पर बुलंद करते हैं। उसी का नतीजा है, उन्हीं के जो है कामों का परिणाम है जो आज भारत सरकार ने उनको इतनी जल्दी इतने बड़े अहदे पर ला करके बैठा दिया है। ये हम सब के लिए बहुत बड़े गौरवान्वित की चीज़ है और आने वाले चुनाव में उनका कोई प्रकार का विरोध नहीं है। जैसा कि आपने कहा कि यहाँ पे किसानों का बहुत बड़ा एक आंदोलन चला था, उस पर बात करेंगे, हम बात करेंगे जी। तो आने वाले चुनाव में अजय मिश्रा टेनी जितनी वोटों से जीते, पहले विधायक बने, उसके बाद लोकसभा सांसद हुए, तो जितना वोट लोकसभा सांसद में पाए थे उसके बाद दोबारा लोकसभा सांसद चुने गए, उससे ज़्यादा वोट मिला। इस बार हमको लगता है उससे भी ज़्यादा वोट पा करके वो भारतीय जनता पार्टी में पुनः। खैर, क्या नाम हुआ साहब? अंकित गुप्ता। अंकित भाई, क्या करते हो? कुछ नहीं, किसानी वगैरह करते हैं। अभी जब इस बार वोट डालने जाएंगे तो जहन में कौन से मुद्दे होंगे? कुछ मुद्दे तो होते होंगे कि हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए ये सारी चीज़ें कुछ बेहतर होनी चाहिए। तो एक तरफ अजय मिस्टर टेनी है जो आपके यहाँ सिटिंग सांसद हैं और इसके अलावा वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी, आपको पता होगा। तो पिछली बार जब आपने वोट डाला था तो कुछ आपके जहन में तब भी होगा कि क्योंकि जब वोट डाले जाते हैं तो हमारी एक ये इच्छा होती है कि हम ये कैंडिडेट चुन रहे हैं तो हमारे लिए ये काम करे या संसद में जा कर के हमारी ये इन मुद्दों को संसद में उठाए ताकि वो चीज़ें हमारे इलाके में, हमारे क्षेत्र में पूरे हो सके। ऐसी कुछ चीज़ें अगर आपके मन में हो, क्योंकि अजय मिस्टर टेनी के सामने उत्कर्ष वर्मा कैंडिडेट हैं जो समाजवादी पार्टी की ओर से। फिलहाल के लिए जो हमारे मंत्री जी कर रहे हैं वो सब अच्छे कर रहे हैं और आने वाले समय में अगर जीतेंगे तो 100% ही, और फिर जो करेंगे सब जनता के लिए ही अच्छा करेंगे। बस जैसे कि कुछ अच्छे काम, जैसे अच्छे काम, किसान सम्मान निधि मिल रही है और मुद्रा लोन वगैरह हो रहा है माननीय मंत्री जी के माध्यम से, या भारतीय जनता पार्टी करवा रही है।
और उज्ज्वल योजना के कनेक्शन वगैरह हो रहे हैं ये सब, और प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है। जिनके पास घर नहीं थे उनको भी मिल रहे हैं, और जिनका नाम नहीं आया उनको भी सब लोगों को। शुक्रिया शुक्रिया। साहब क्या नाम हुआ आपका? अनिल कुमार पांडे। अली साहब क्या करते हैं आप? पेशे से शिक्षक हूँ और किसान भी हूँ। शिक्षक जी हैं हमारे साथ। तो आपसे अगर आप बेहतर समझते होंगे चीज़ों को, अगर आपसे यहाँ के बारे में बात करें, आपके लखीमपुर के स्थानीय मुद्दे या निघासन जो विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर चीज़ों को देखें कि अजय मिस्टर टेनी ने सांसद रहते हुए क्या चीज़ें पूरी की और क्या चीज़ आप चाहते हैं कि पूरी होनी चाहिए भविष्य में। जब आप इस बार वोट डालने जाएंगे तो आपके जहन में ये होगा कि इस बार जब हम अजय मिस्टर टेनी को सांसद चुनकर भेजें, आपके इस मुद्दे को जाकर के वो संसद में उठाएं। कुछ ऐसे मुद्दे आपके जहन में और जो उन्होंने पूरे किए हों, जो आपके भरोसे पे खड़े होते हों, उसको भी आप बता सकते। देखिए, उनके पास एक बृहद क्षेत्र रहा है, वो गृह राज्य मंत्री रहे, जिसमें कि पूरे देश का उनको ख्याल करना पड़ता है, और उस पूरे देश के ख्याल करने के साथ साथ उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र का भी ध्यान रखा है। और जिन रोडों पर हम चलते थे, जब लखीमपुर जाना होता था तो शरीर कांप जाता था कि आज लखीमपुर जाना है। आज लखीमपुर 45 मिनट में हम पहुंच रहे हैं। लेकिन थोड़ा ये जो कुछ किया है, लेकिन थोड़ी मूलभूत आवश्यकताएं और भी हमारी हैं। जैसे लखीमपुर तो एक अस्पताल बन रहा है, लेकिन हमारे यहाँ क्षेत्र में कोई एक बड़ा अस्पताल नहीं है, जिससे यदि मरीज़ कोई सीरियस होता है, यहाँ एक छोटा सा CSC है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, लेकिन जब कोई मरीज़ जाता है तुरंत पता लगा वहाँ जा करके, एक तो यहाँ थोड़ा तराई क्षेत्र, यहाँ कोई डॉक्टर बढ़िया कोई आना नहीं चाहता है। कोई लखनऊ में जैसे शहर से कैसे डॉक्टर यहाँ कैसे रहेंगे, तो यहाँ जैसे मरीज़ लेके गए तुरंत वो रिफ़र कर देते लखीमपुर। यदि यहाँ कोई बहुत बड़ा जैसे मेडिकल कॉलेज वगैरह बन जाए तो थोड़ा अच्छा रहेगा, जिससे कि मरीजों का यहाँ ध्यान रखा जाए। एक मूलभूत आवश्यकता एक ये मेरी, यहाँ के अस्पताल, बड़ा एक अस्पताल खुलना चाहिए इस क्षेत्र में, और सारी व्यवस्थाएं उन्होंने की हैं। अभी आपने बताया शिक्षक हैं, तो शिक्षा को लेकर के यहाँ पर कैसी व्यवस्था है? शिक्षा के लिए उन्होंने पूरे बृहद स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने जो है बढ़िया अच्छे काफ़ी अध्यापकों की भर्ती किया है। 69 शिक्षकों बचा, जैसे स्कूल में देखा जाए तो प्रोजेक्ट से शिक्षा की बहुत बढ़िया व्यवस्था की है उन्होंने, और आगे चलकर भी नई शिक्षा नीति को उन्होंने लागू किया, जिससे कि कौशल विकास योजना पर उन्होंने बहुत जोर दिया। कौशल विकास के द्वारा हर विद्यार्थी को महत्वपूर्ण सोच, संचार और समस्या उसका समाधान के लिए जैसे वो खड़े उतरें और छात्र को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करें। ये ऐसी सरकार ने हमारी व्यवस्था। शुक्रिया। साहब क्या नाम हुआ आपका? लक्ष्मीचंद गुप्ता। क्या करते हैं साहब आप? हम किसानी करते हैं, व्यवसाय। गुप्ता जी, आप कैसे अपने आसपास के क्षेत्र में विकास को देखते हैं? क्योंकि जब हम लखीमपुर खीरी का नाम लेते हैं और अजय मिस्टर टेनी यहाँ पर जो सांसद हैं उनका नाम लेते हैं, तब एक चीज़ जो बाहर निकल करके आती है, लोगों के जहन में बस जाती है कि बड़ा विवादित जो ज़िला है ये रहा है, क्योंकि यहाँ पर तिकोनिया कांड हुआ और यहाँ पर किसानों की मौत हुई। ये पूरे देश में एक चर्चा का विषय बन गया था, और बहुत हद तक आपके जो सांसद हैं उनको क्रिटिसाइज़ किया गया कि वो खुद की गिरफ्तारी क्यों नहीं दे रहे हैं, या फिर वो जो सांसद हैं उससे इस्तीफ़ा क्यों नहीं दे रहे हैं, वो समय समय पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ दिखाई दे जाते हैं। तो इस बात को आप कैसे जस्टिफाई करते हैं? क्या लगता है आपको कि अगर इतने विवाद वाला आपका सांसद है तो उसे अब बदल देना चाहिए, या फिर नहीं ठीक है क्योंकि विवाद तो है लेकिन हमारे लिए वो काम कर रहा है तो इसलिए बेहतर है? हमारे लोकसभा सांसद जो बने हैं ये हमारे क्षेत्र के हैं, और बहुत संघर्ष करके पहले विधानसभा का चुनाव लड़ा तब जीते, उसके बाद लोकसभा पार्टी जो बनाया तो उसमें निकले वो, उसके बाद इतना लखीमपुर में जो 60 साल में कांग्रेस राज में काम नहीं हुआ वो 10 साल में मोदी जी के सरकार में, और हमारे मंत्री जी जब से बने हैं वो मंत्री जी बराबर संघर्षरत हैं काम के लिए। और यहाँ ये समझ लो जो यहाँ पर वो दंगा हुआ था किसानों वाला, तो उसके बाद विधानसभा का चुनाव हुआ तो 8 सीटें लखीमपुर की जीती गई, भाजपा ने जीती। यहाँ की सीट बहुत ज़्यादा वोटों से। और यहाँ मैं कह रहा हूँ बार बार विधानसभा हो और बार बार लोकसभा हो वो जीत जाएं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने आपसे सवाल किया कि तिकोनिया कांड में जो उनके ऊपर आरोप लगे उसको आप कैसे जस्टिफाई करते हैं? अगर कोई विवादित सांसद है उसे सांसद बने रहना चाहिए, नहीं बने रहना चाहिए, ये मेरा सवाल है। चुनाव जीतें, एक बार नहीं 10 बार जीतें, उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। आपको मतलब होना चाहिए अपने काम से और हमारा नेता कैसा है उससे। अरे तो विरोध करने वाले तो विरोध करते रहते हैं, लेकिन अगर कहने का मतलब ये है
कि जनता जब उनको चुनती है तभी तो जो जीतते हैं यहाँ, जब वोट पाते हैं तभी जीतते हैं। तो इसलिए हमारा तो मानना ये है कि वो जब जनता के पक्ष में जो काम करते हैं तो ये जो दंगा हुआ है ये केवल जो है अब एक आधार कैसा माना जाए, बाकी ये निराधार है बिल्कुल इनके पर जो आरोप लगा है। ठीक है। तो कुछ जवाब ऐसे होते हैं जिन्हें सीधे तौर पर नहीं दिया जा सकता, कानूनी दांव पेच होते हैं, लेकिन हमारा नेता कैसा हो जब ये सवाल उठते हैं तो उसमें थोड़ी सी जो समर्थक होते हैं उनके या उनके वोटर्स होते हैं उनको कन्फ्यूज़न होती है। क्या नाम हुआ साहब आपका? गेंदूलाल श्रीवास्तव। गेंदू भाई क्या करते हो? हम खेती किसानी करते हैं। खेती किसानी करते हो, तो कैसे हैं टेनी साहब के बारे में अगर पूछें? बहुत अच्छे हैं जी। हाँ, बहुत बढ़िया काम कराते हैं। हमको भाजपा से कुछ नहीं चाहिए, हमको भाजपा से कुछ नहीं चाहिए, मरते दम तक भाजपा चाहिए बस, और कुछ नहीं। क्यों भाई मरते दम तक? हमारी इच्छा है, हमारी इच्छा है भाजपा ही रहे बस। कुछ ऐसा क्या दे दिया भाजपा ने? हमको अच्छा है, हमारे लिए भाजपा अच्छी है, तभी हम कह रहे हैं। कुछ तो दिया होगा, कुछ तो दिया होगा, बता दो। लेकिन हमको कुछ नहीं चाहिए भाजपा से, हमको भाजपा ही चाहिए भाई बस। और कुछ नहीं याद नहीं है? वो कुछ नहीं याद, बस काम हो रहा है भाजपा में, अच्छा काम हो रहा है तभी तो हम कह रहे हैं। राशन लेते हो? बिल्कुल सब मिलता है। हाँ, और वोट डालते हो? वोट भी डालते हैं। तो कुछ जब जाते होगे तो सोच के जाते होगे? हम आँखी मीच के डालते हैं भाजपा को। चलो कोई बात नहीं, चलो तुम्हारी इस बात पे बात करते हैं। अभी कितने साल के हो गए हो, मतलब डेट ऑफ बर्थ क्या है? लगभग 20 साल। 20 साल जी। तो 2 साल पहले ही वोट डालना शुरू किया है। हाँ, तो जब से आए हो तब से भाजपा को ही देख रहे हो? भाजपा को ही देंगे, भाजपा से हमको चाहिए कुछ नहीं, हमको भाजपा ही चाहिए। फिर तो ठीक है, क्योंकि 2 साल पहले वोट डालना शुरू किया है ना, उससे पहले तो थे ही नहीं। खैर, अभी ये अजय मिस्टर टेनी को लेकर के बातचीत हुई कि कैसा था। अभी साहब ने तिकोनिया कांड पे बात की। अब यहाँ पर और भी लोग तिकोनिया कांड को लेकर के थोड़े से उत्साहित हो रहे थे, शायद उसके बारे में बात करनी चाहिए। और जब तिकोनिया कांड की बात आती है तब बात आती है किसान आंदोलन को लेकर भी। तो अब हम दोनों चीज़ों को जोड़ेंगे। और किसान आंदोलन चूँकि पूरे देश में चल रहा है, दूसरी तरफ जो विपक्ष है वो लगातार अजय मिश्रा टेनी को घेरता आया है कि वो और उनके बेटे जो आशीष मिश्रा हैं, जिनका जो उपनाम है वो मोनू है, तो आशीष मिश्रा पर भी आरोप, उनके ऊपर तो आरोप जिस तरह से भी साबित हुए या नहीं हुए, वो जेल गए और फिर ज़मानत पे बाहर आए, फिर जेल गए, उनके साथ तो ये चलता रहा है। लेकिन एक और किसानों का आंदोलन चल रहा है। जब दिल्ली के बॉर्डर पर किसान आंदोलन हुआ तो वहाँ पर दावा किया गया कि 750 किसानों ने शहादत दी। इसके बाद फिर सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन हुआ। किसान हमेशा ये कोशिश करते हैं कि दिल्ली की ओर जाएं और अपनी बातों को बनवाएं, ये चाहे एमएसपी की बात हो, चाहे फसल के सही दाम हो या कर्ज माफ़ी की बात हो। लेकिन दूसरी ओर किसानों के साथ अजय मिस्टर टेनी का नाम हमेशा जोड़ा जाता है और कहा जाता है कि जब उनके बेटे ने उन पर थार चढ़ाई थी तब फिर वो इस्तीफ़ा क्यों नहीं देते। क्या नाम हुआ आपका? योगेंद्र साहब, क्या करते हैं आप? किसान हूँ। अगर आप किसान हैं तो एकदम मेरा सही सवाल है, क्योंकि हम बात किसानों की कर रहे थे। किसान आंदोलनरत हैं पूरे देश में, ठीक है, और आपने जी हाँ, ये भी एक सवाल है कि पूरे देश में नहीं है और हमेशा पंजाब का ही किसान क्यों बाहर निकलता है। शायद आप यही बोलना चाह रहे होंगे ना। इसका जवाब है, क्योंकि मैं वहाँ पर गया था, मैंने जवाब ले लिया है। यहाँ से आगे बात करते हैं कि अगर वो किसान आंदोलनरत हैं तो उन किसानों की भी अपनी कुछ मांगे होंगी, और जब किसानों की अपनी मांगे होती हैं तब अजय मिस्टर टेनी का नाम सामने आता है और कहा जाता है अजय मिस्टर टेनी जो है वो किसान विरोधी हैं, वो इस्तीफ़ा क्यों नहीं देते जब उनके बेटे ने किसानों को कुचल दिया अपनी गाड़ी से। ऐसा कुछ नहीं भाई साहब, जो है वो किसान विरोधी नहीं, किसान हित में वो काम करने वाले ज़मीनी नेता हैं। वो इस क्षेत्र के जो है रहने वाले हैं और यहीं उनका जन्म हुआ, यहीं पले बड़े हुए, और वो इस क्षेत्र के किसानों के बारे में जानकारी रखते हैं। ये जो बंधा पुल है, देखें बंधा बंधवाया उन्होंने, उनके ये जो बाढ़ आ रही थी उन्हीं की वजह से आज इस क्षेत्र में बाढ़ आना बंद हुई है। इससे पहले बाढ़ आ जाती थी, इतना कटान होता था, फसल नष्ट हो जाती थी। केवल उन्हीं ने जब से वो देखा है, जब सांसद बने तब से वो जो है ये बाढ़ आना बंद हुई है। तिकोनिया कांड पे आप कुछ कहना चाहेंगे? तिकोनिया कांड पे उन पर जैसे कहा तो कुछ भी जाए किसी के ऊपर, लेकिन जब तक उन पर अपराध साबित न, तब तक उसको अपराधी नहीं कहा जा सकता है। तिकोनिया कांड का इस पर यहाँ पर कोई असर नहीं। और जो किसान विरोध कर रहे हैं तो केवल एक वर्ग विशेष किसान विरोध कर रहा था, जो कि अलग बिल्कुल एक चाहता है। एक विशेष का मतलब क्या हुआ? वर्ग विशेष आप लोग समझ जाएं। आप तो मैं कुछ नहीं समझता हूँ, आप समझाएंगे। और वर्ग विशेष केवल एक जो खालिस्तान चाहते हैं, बस वही लोग कर रहे थे। कौन खालिस्तान चाहता है? अब बस सिख लोग जो चाहते थे, जिन पर हमने खुद देखा था वो ड्रेस पहने थे भिंडरा वाला, तब पीछे तक भिंडरा वाला तक लिखा था उसने। ये हम क्योंकि हम हाँ गए थे
तिकुनिया कांड का यहाँ कोई असर नहीं है उन पर। जब उसके बाद ये विधायक वाला इलेक्शन हुआ, विधानसभा वाला, जिसमें हमारे सांसद विधायक जी, यदि कहीं ऐसा इस कांड का कोई असर होता तो वो हार जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वोटों से यहाँ पर विजयी हुए, इसलिए तिकुनिया कांड का कोई असर नहीं है। और कोई तिकुनिया कांड में बोलना चाहेगा या फिर मैं अगला सवाल हूँ? जी जी बोलिए बोलिए। आप लोग एक साथ आ जाइए, यहाँ खड़े हो जाइए, आप लोग बिखरिए मत जी। ऐसे तो यूनिटी दिखती है ना, तभी तो एक साथ वोट डालेंगे। हाँ, जो आप तिकुनिया कांड का प्रश्न कर रहे हैं, मैं उस दिन 2 अक्टूबर को वहीं था, मैं प्रत्यक्ष मैं इसको बखूबी जानता हूँ। ये आप बात जो बोलने जा रहे हैं कि मैं वहीं पर था, मैं पहले बोल दे रहा हूँ कि सोच समझ के बोलिएगा, ठीक है? ठीक, जो एक कांड हुआ था, एक सोची समझी राजनीति थी, रणनीति बना करके उनके ऊपर ये आरोप लगाना था। ये उसमें हुआ, ये भीड़ की भगदड़ में जो भी किसान मरे उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी मरे। ठीक है, अभी तक दोषी पूर्णतया से न्यायालय में प्रक्रिया चल रही है, अभी तक दोष सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन न्यायालय प्रक्रिया के अनुसार जो है, जो जमानत पे अब आशीष मिश्रा मोनू हैं, लेकिन मैं स्पष्ट, ये आम जनमानस की आवाज़ थी कि आशीष मिश्रा मोनू ने ये कांड नहीं किया। वो अलग विषय है, वो न्यायालय अपना जो ही निर्णय करेगा। लेकिन जो आज की स्थिति है, जो लोग किसान वहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या किसान वही थे? हम लोग किसान नहीं है, हम लोग भी किसानी करते हैं, ऐसा नहीं है, हम लोग भी किसानी करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से उग्र होकर के वो लोग जो है तांडव वहाँ मचा रहे थे, उस हिसाब से कोई भी आंदोलन नहीं किया जा सकता। इसलिए जो ये कार्यक्रम, ये जो वहाँ पे घटना घटी, ये सुनियोजित तरीके से ये घटना घटाने का पूरा प्रयास किया जा रहा था। उसमें हमारे क्षेत्र के किसान नहीं थे, वो सब बाहर से बुलाए गए थे, जिनके द्वारा ये घटना होना था। ये घटना घटी, लेकिन आम जनमानस समझ गया कि ये जो किसान आंदोलन कर सकता है, अपनी मांगे मान सकता है, लेकिन हिंसा पर कभी नहीं उतारू हो सकता है, ये बिल्कुल क्लियर है। इसलिए हम ये चाहते, आज अजय मिश्रा टेनी आम जनमानस के नज़रों पे हैं। आम जनमानस चाहता है कि अजय मिश्रा टेनी, और मैं तो ये भी चाहता हूँ कि जिसको उनके लड़के को, आशीष मिश्रा मोनू को जो जेल में डाला गया, और वो आज जमानत पे हैं और अभी आरोप उन पर सिद्ध नहीं हुआ है, वो न्यायालय की प्रक्रिया है। अगर आगे चल करके उनको अगर विधानसभा का टिकट दे दिया जाए, तो हमको लगता है करीब 1 लाख के ऊपर वोटों से वो विजयी होके जाएगा। यहाँ की आम जनमानस की आवाज़। जी शुक्रिया। जी जी, तो अजय मिश्रा टेनी पर तो यहाँ की बात क्लियर है। अब बात करते हैं, अभी राम मंदिर यहाँ पर बात छिड़ी थी कि राम मंदिर बनाया हमारे लिए, जो कांग्रेस कभी नहीं कर पाई। तो राम मंदिर बनाया, अब सवाल उसमें यह है कि ठीक चुनाव से पहले क्यों बनाया? क्योंकि विपक्षी पार्टी जो होती है वो ऐसे सवाल खड़े करती है। आप लोग थोड़ा सा इधर आ जाइए कि ठीक चुनाव से पहले क्यों बनाया? पहले भी तो बन सकता था। ये जो 22 तारीख का दिन था, वो 2025 में भी आ सकती थी, 2024 में भी आ सकती थी, 2024 में तो आई और बन गया, 2026 में भी आ सकती थी, या 2023 में आई थी, वो तब क्यों नहीं बना? क्या नाम हुआ चाचा आपका? राजेंद्र कुमार मिश्रा। मिश्रा जी, अगर आपसे पूछें कि राम मंदिर बन गया, भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, सबसे पहले बताइए किस तरह से आप खुश हैं कि एक जो बरसों से एक सपना था लोगों का कि राम मंदिर बन जाए, तो जब वो बन के तैयार हुआ, तो आप तो शायद गए हों या न गए हों, वहाँ पर आप गए ही होंगे, लेकिन मंदिर बनने के बाद आप गए कि नहीं गए? हम नहीं पहुँच पाए हैं। नहीं पहुँच पाए, तो जाना है? हाँ, जाएंगे जी। तो राम मंदिर बहुत वक्त के बाद बना, और एक कहा जाता है कि हिंदुओं का सपना रहा है राम मंदिर। हजारों वर्ष हो गया, तो मंदिर अब बन पाया है। ये पार्टी लगी रही लेकिन नहीं बन पाया, लेकिन भाजपा सरकार जब आई तो मोदी ने उसको खड़ा किया, और बहुत ढंग से खड़ा किया उसको। इससे सारा हिंदू जितना बहुत खुश हो, बहुत प्रसन्न है। अयोध्या मंदिर बनने से बहुत खुश हो, बहुत प्रसन्न है। ये चीज़ है कि है। और क्या मतलब क्या चाहत है राम मंदिर बने? और क्योंकि जो विपक्ष है वो आरोप लगाता है कि भाई राम मंदिर पहले ही क्यों बना दिया, चुनाव से ठीक पहले क्यों बनाया? ये तो एक राजनीतिक तौर तरीका हो गया ना, चुनाव लेने, वोट लेने की बात हो गई। नहीं, जो जब समय होता है तभी कुछ बन पाती है, इसके पहले नहीं बन पाती। उसका जब टाइम पूरा हुआ तब वो बन गया। वो राम मंदिर पर अगर आपसे सवाल करें साहब कि राम मंदिर बना बड़े वक्त के बाद बना, लेकिन चुनाव से ठीक पहले क्यों बना, ये थोड़ा सा जवाब दीजिएगा। टाइमिंग इधर उधर हो सकती थी। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि राम मंदिर का समय जो है वो चुनाव से पहले का क्यों रहा, और इसी वजह से उन्होंने कहा कि ये पॉलिटिकल इवेंट था, इसलिए हम वहाँ पर शामिल होने नहीं गए। वो टाइम जो है ये किसी के कहने से नहीं बनता, ना करने से बनता है। ये ऊपर वाला जो करता है वो सही करता है काम, तो इसलिए हम ये चाहते हैं। उनके पास मेजोरिटी नहीं थी होगी,
जो लोकसभा या राज्यसभा में पास किया, कोई तारीख सर्वोच्च न्यायालय से जो है ये सब तय होती है, वहीं से जो है मंदिर का निर्माण। फिर हमारे योगी जी जो हैं, सारा काम तो योगी जी ने किया यहाँ पर अपने, इसीलिए मंदिर का, और मंदिर छोटे मोटी काम नहीं था, ये काम कम से कम 10 साल चलेगा अभी, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा होनी थी उस समय तो हो गई, बस मैं कहना। प्राण प्रतिष्ठा होनी थी, हो गई। राम मंदिर लेट हुआ, इसका आपको गुरेज है या ठीक चुनाव से पहले बन गया, इसका गुरेज है? नहीं बताइए, देखिए ऐसा है, अगर ये चुनाव इसमें ना बनता 2025 में बनाते तो कह देते अब विधानसभा का चुनाव आवा इसलिए बना दिया, इसके पहले बनाते तो कह देते चुनाव से कोई मतलब नहीं, जब तैयार हो गया मंदिर तब उसका उद्घाटन हो गया, सीधी सीधी बात है। मैंने सुना कि आप कथा वगैरह करते हैं। जी, कथा पर तो बढ़िया सवाल बनेगा, आप चलिए राम मंदिर पे बोलिए। हाँ, राम मंदिर हमारे लिए हमारे आराध्य देव हैं भाई। और देखिए बात यह है, चुनाव अपनी जगह पर है, लेकिन हम ये चाहते हैं किसी धर्म का कोई विरोध ना करे, धर्म का सम्मान करे, लेकिन लोग टारगेट करते हैं राम मंदिर को, ये हमारे हिंदू आस्था पर चोट पहुंचता है सीधे सीधे। और बहुत चीज़ें ऐसे कुछ अनर्गल चौपाइयाँ निकालते हैं, उनका अनर्गल अर्थ निकालते हैं, ये बहुत ज़्यादा गलत है। उसकी ढोल गवार शूद्र पशु नारी की बात करें, चलिए क्लियर कर दीजिए। हाँ, देखिए ये आपने प्रश्न जो किया है बहुत अच्छा प्रश्न है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, सीधे सीधे उसमें गीता प्रेस गोरखपुर रामायण में लिखा है, इसका मतलब है शिक्षा, ठीक है। और ताड़ना का मतलब होता है समझना, ताड़ना का मारना नहीं, ये भाई कहाँ मारने का इस शब्द कोई है ही नहीं। तो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, इनको समझने की ज़रूरत है, इनको शिक्षा की ज़रूरत है। जैसे ढोल है, अब ढोल के बारे में लोग बताते इसको क्या समझाओगे, अगर उसको समझोगे नहीं, छल्ला अगर एक नहीं चढ़ पाया तो एक स्वर नहीं बजेगा है, इसलिए उसको समझना है ढोलक को, उसको चढ़ाने में। और गंवार आदमी मुंह से कब आप शब्द निकल जाए तो उसको भी समझाना पड़ता है, समझना पड़ता है। ढोल गंवार शूद्र तो हम कोई नहीं, वर्ण व्यवस्था है, हम चारों एक ही हैं, ठीक है। और वैसे शूद्र का संधि विच्छेद करिए तो सहउद्रा, जो केवल पेट भरने को जानता है, ना कोई संस्कार जानता है। एसाम विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मृतलोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगा चनंता, जिनके पास ना विद्या है, ना शिक्षा है, ना संस्कार है, ना किसी का सम्मान है, वो 2-4 लोग ऐसे जो है उनके बारे में है। बाकी शूद्र जो है वो हमारे भाई हैं, ठीक है। हम चारों वर्ण के लोग, हम एक ही हैं। वर्ण व्यवस्था इसलिए पहचान के लिए बनाई गई थी। अगर हमारी तुम्हारी पहचान, ये जो जाति व्यवस्था है, ये पहचान की व्यवस्था है, ये इसलिए नहीं बनाई गई थी कि किसी का सम्मान हो, सब अपने भाई हैं। और जाति क्या हिंदुओं में है, मुस्लिम भाई में भी है, सरदारों में भी है, सब में है। तो जाति एक पहचान के लिए, शूद्र गंवार ढोल, ठीक है। पशु नारी, पशु को भी समझना पड़ता। हम लोग खेत जोतने जाते हैं पशुओं से, तो वो उसको भी हम नौबा बोलते हैं, देसी भाषा में बोलते हैं, तब वो चलता है, उसको भी समझाना पड़ता है। और नारी का सम्मान जितना सनातन में कोई कर नहीं सकता है। बराबर मंदिरों में जाएं, अन्य धर्म ऐसे हैं, उसमें बहुत धर्म ऐसे हैं, उसमें नारियों को धर्मस्थल में जाने नहीं देते। तो भाई सम्मान है इसमें। और ये हमारा ही श्लोक है, यत्र नारी पूज्यते तत्र देवता रमत, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता बसते हैं। ये हमारे सनातन धर्म का है, कोई इतना कह करके दिखा दे। हाँ। और राम मंदिर साहब आपके पास आएंगे, क्या नाम हुआ साहब आपका? बाबा बुद्धगिरी। बाबा बुद्धगिरी, क्या करते हैं आप? किसी मंदिर पे या मठ पे बैठते हैं? मैं ही वकील साहब के मकान पर जी रहता हूँ। तो राम मंदिर बना, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, आप खुश हैं? और खुश ना है तो मतलब 500 बरस के बाद आए हैं घर में, तो मतलब क्या कहते हैं, सही है। और क्या, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से अच्छा है। 500 बरस के बाद आए हैं। किसी को धन्यवाद बोलना चाहते हैं, राम मंदिर बन गया? योगी और मोदी हैं, और कौन है तीसरे, कौन सा पहुँचाने, बताओ। क्या नाम हुआ साहब आपका? उत्तम पांडे। पांडे जी, राम मंदिर से खुश हो? और अगर खुश हो तो एक सवाल ये है कि अपने भगवान राम के लिए खुश हैं, या आप इसलिए खुश हैं कि उसको मोदी जी ने और योगी जी ने बनवा दिया, या फिर इसलिए खुश हैं कि वो ठीक चुनाव से पहले बना दिया गया? नहीं, राम मंदिर के लिए हम खुश हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो है राम मंदिर बना है। 500 साल लग गए तब नहीं बन पाया, अब जाके बना है। और 70 साल तक जो है कांग्रेस सरकार में रही, लेकिन तब भी उसने नहीं बनवा पाया। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब जाके राम मंदिर बना। और लोग जो विपक्ष के लोग कहते हैं कि मंदिर चुनाव से पहले बना है, तो उसमें समय लगता है बनाने में। कोई भी चीज़ हो उसमें टाइम लगता है, ठीक है। ठीक है। आपसे अगर हम बात करें कि चुनावी जो ये मंदिर बना, तो
तो इसमें विपक्षी नेता नहीं गए, उन्होंने बोला कि ये पॉलिटिकल इवेंट है, इस वजह से वो नहीं गए, ठीक। लेकिन सरकार कहती रही कि हमने सबको न्योता दिया और भगवान राम का दरबार था तो आना चाहिए था उन्हें। इसके बावजूद उन्होंने कहा कि जब ये पॉलिटिकल इवेंट निपट जाएगा तब हम जाएंगे दर्शन करने के लिए, ठीक है। तो हम भी आपसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या वाकई वो पॉलिटिकल इवेंट था कि भगवान राम को के प्रति श्रद्धा रख के बनवाया गया? नहीं, भगवान राम हमारे आराध्य हैं। उनकी श्रद्धा के अनुसार जो 500 साल पुराना जो विवाद चल रहा था, सैकड़ों सनातन हिंदू धर्म का जो आस्था का केंद्र था, वो आज जो मंदिर बना है और विपक्ष उस पर कह रहा है कि हम ये चुनावी एजेंडा बना करके ये लोग मंदिर बना रहे हैं, तो ये उनके पास देखिए अब उनके पास कहने के लिए कुछ है नहीं कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली कहावत है, क्योंकि वो तो कभी बना नहीं पाते। जब वो कभी बना नहीं पाते और भाजपा सरकार ने, मोदी जी ने और योगी जी ने मिलकर के उसको बनाया, अब विपक्ष को अगर विपक्ष कह देती कि मंदिर बन गया बहुत अच्छा हुआ, तो विपक्ष कहाँ रह गया? वो विपक्ष का तो काम ही है इसका विरोध करना। अब जैसे वो कह रहे हैं कि हम वहाँ नहीं जाएंगे, आप वहाँ जाने के लायक ही नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी आप कभी नहीं गए। इससे पहले भी जब भी आप अयोध्या में नहीं गए, अखिलेश यादव कह रहे थे कि हम उसके बाद जाएंगे, जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी हम उसके पास जाएंगे, जब हमारा मन कर। जब तुम मथुरा कभी नहीं गए, यादव वंशज जो कभी मथुरा नहीं गए, बनारस नहीं गए, जब अयोध्या नहीं गए, तो अब जाना और ना जाना तुमसे क्या मतलब है? अब मंदिर भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने उसकी तारीख निर्धारित करके मंदिर बनवाना शुरू किया, मंदिर बन गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, अरबों खरबों रुपए लोगों की आस्था जो लगी थी, सभी लोग प्रसन्न हुए। अब 2-4 ऐसे गठबंधन ठगबंधन वाले नेता जो हैं वो असंतुष्ट है, तो उसमें हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों को जो राम राज चाहिए था, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा चाहिए थी, अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनना चाहिए था, वो हम लोगों को मिला है। इससे बड़ी और कोई खुशी हो ही नहीं सकती हम लोगों के लिए। जी जी, ऐसा है, अभी तक तो वो मामला जो है था एक सुप्रीम कोर्ट में लंबित था। यदि कोई कहे कि चुनाव से पहले बन गया, तो ऐसा कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने जब जो मंदिर बना है वो एक नियमानुसार बना है, क्योंकि अभी तक वो सुप्रीम कोर्ट में लंबित था। उसके बाद जब निर्णय हुआ, निर्णय होने के बाद जब सब कुछ व्यवस्था हो जाएगी, कोई ये मंदिर कोई ऐसा नहीं कि एक दिन में खड़ा कर देते कि चुनाव। भाई काफ़ी दिन से पीछे जब मुकदमा फाइनल हो चुका, फाइनल जब इनमें तय हो गया कि हाँ बनना है, तब बनना शुरू हुआ। ये तो बरसों साल 1.5 साल लग गए बनने में। अब कोई कहे चुनाव से पहले बन गया, ऐसी कोई बात नहीं है। तो पॉलिटिकल इवेंट वाला मामला ये नहीं है, ये यहाँ के लोगों को कहना है। और मैंने आप लोगों से बोला था कि जब आप लोग पॉलिटिकल इवेंट और राम मंदिर पर बोल लेंगे तब मैं आप लोगों से एक सवाल करूँगा। अब वो सवाल ये है, आपने सनातन धर्म की बात छेड़ी, आप भी भगवा पहने हुए, तो आपसे भी सवाल बनता है और सब के सब यहाँ पर अच्छे खासे जानकार है, उनसे पूछना बनता है कि हमारे देश में जो सनातन धर्म है उसके 4 शंकराचार्य होते हैं। आप लोगों को पता ही, आपको तो बिल्कुल पता होगा। और 4 शंकराचार्य होते हैं। वो चारों शंकराचार्य, उनको निमंत्रण मिला था लेकिन वो राम मंदिर नहीं गए थे। विपक्ष के साथ साथ उन शंकराचार्यों ने भी कहा था कि राम मंदिर जो बन रहा है, प्राण प्रतिष्ठा जो हो रही है, वो मुहूर्त गलत था और उन शंकराचार्यों से बड़ा सनातन धर्म में कोई नहीं होता, उनको भगवान का दर्जा दिया गया है। तो साहब आप तो पंडित हैं, अगर जब शंकराचार्य जी ने मना कर दिया कि वो मुहूर्त गलत था, तो फिर ये पॉलिटिकल पार्टियां क्यों नहीं मान रही हैं? देखिए, जब हमारे यहाँ मकर राशि में सूर्य प्रवेश होता है तो समय शुभ हो जाता है, और जो 22 जनवरी को एक अभिजीत मुहूर्त है वो हमेशा रोज लगता है। ये हमने देखा टीवी में कि अभिजीत मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा होता है। आप रोज जो अभिजीत मुहूर्त है वो रोज लगता है, उस समय आप कोई भी कार्य करें वो आपका शुभ माना जाएगा। तो जो वैदिक मंडल हमारा वाराणसी काशी से विद्वान लोग आए थे, उन्होंने बताया और बिल्कुल सही समय पर उन्होंने कराया। शंकराचार्य जी गलत कह रहे थे? नहीं, गलत नहीं कह रहे थे। ये है, अब हमने ये देखा, जो एक शंकराचार्य जी थे उन्होंने पहले कुछ और कहा, टीवी में देखा, उसके बाद में उन्होंने अपना कुछ वक्तव्य कुछ बदल कर दिया। अब ये हम नहीं कह सकते वो प्रभावित थे। अभी मुक्तेश्वरानंद जी की बात कर रहे हैं या निश्चलानंद जी की बात कर रहे हैं? नहीं, ये पूरी वाले नहीं, इनके अतिरिक्त कोई दूसरे। अभी मुक्तेश्वरानंद, तो उन्होंने फिर बाद में अपने कुछ वक्तव्य में कुछ सुधार किया। अब वो शंकराचार्य जी हमारे भगवान के समान होते हैं, हर आदेश उनका हमको मान्य है। लेकिन हम ये भी जानते हैं जहाँ 5 लोग होते हैं वहाँ परमेश्वर होते हैं, वहाँ इतने लोग पहुँचे थे तो भगवान वहाँ नहीं पहुँचे। और स्वयं भगवान का काम है, भगवान के काम में कोई मुहूर्त के ज़रूरत नहीं। अस्मिन कस्मिन दिन, जिस दिन आपको भगवान पर इच्छा आ जाए, भगवान का व्रत, भगवान का पूजन, भगवान का आराध्य, ये पूजा का कोई मुहूर्त थोड़ा निकलता है। क्या नाम हुआ भाई आपका? मुनव्वर भाई, क्या लगता है कि जब वोट डालने जाओगे तो जहन में क्या मुद्दा होने वाला है?
हम एक संविदा कर्मचारी हैं और क्या करते हो? संविदा कर्मचारी हैं, बेसिक विभाग में फिजिकल टीचर है। और सबसे बड़ा मुद्दा ये जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो यही अमित शाह और राजनाथ सिंह ये सब इन्होंने जो है लखनऊ में हम लोगों ने धरना था, उसमें ये लोग शामिल हुए थे। इन्होंने कहा था कि जब सपा की सरकार थी, इन्होंने कहा कि भारत यूपी के पास कुबेर का खजाना है। जब भाजपा की सरकार बनी तब इन्होंने वहाँ पे ये अमित शाह जी ने और राजनाथ सिंह ने ये मुद्दा उठाया था कि जब हमारी सरकार आएगी तो जितने भी संविदा कर्मचारी हम परमानेंट करेंगे। लेकिन 10 साल दूसरा राउंड होने को है भारतीय जनता पार्टी सरकार की, अभी कुबेर का खजाना पता नहीं चला कि संविदा कर्मचारी सारा परेशान है। और इन्होंने जैसे ही सरकार बनी थी तो हम लोगों का नियमितीकरण का जो अपनी साइड में भारतीय जनता पार्टी की साइड इन्होंने कहा था कि जितने भी संविदा कर्मचारी हम इनको परमानेंट करेंगे, लेकिन अभी तक सारे संविदा कर्मचारी परेशान हैं। तो संविदा कर्मियों की बात आई है और आप सबको पता होगा कि संविदा कर्मी जो है वो बहुत वक्त से परेशान है। वो टीचर की बात हो या फिर कोई और काम के अंदर अगर संविदा पर लोग रखे जाते हैं तो वो लोग परेशान रहते हैं। अभी हमने हाल ही में देखा यूपीपी की भर्ती हुई, तब कितने सारे बच्चे रेलवे स्टेशन पर दिखाई दिए, पेपर लीक हुआ। पेपर भी बहुत बार लीक होता है। तो आप लोगों से मैं एक बात ये पूछना चाहूँगा कि तमाम चीज़ें होती हैं, आपसे एक सेकंड, आप शिक्षक हैं, पेपर लीक होता है, कई बार होता है, ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाता है। क्योंकि उनकी अभी अगर उन्हें पेपर देना है, शायद हो सकता है कोई बच्चा अपने आखिरी पड़ाव पर है उम्र की, और जब वो पेपर लीक हो जाता है उसमें वक्त लगता है, हो सकता है 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल का वक्त लग जाता है। ये हिंदुस्तान है, ठीक है। तो होता क्या है कि उस बच्चे की उम्र निकल जाती है, तो जिसके लिए उसने पूरा जीवन तैयारी की वो दरअसल तो अब उसका रहा ही नहीं। तो ये चीज़ें सरकार कितना संवेदनशील होकर के सोचती हैं और इन चीज़ों में काम करना चाहिए सरकार को और कितनी बेहतर तरीके से। ये सवाल मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप एक शिक्षक हैं। देखिए, ये जो पेपर लीक होते हैं तो ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। उसी के अंदर के कुछ एक अभद्र जो हैं कर्मचारी और बगैर कर्मचारियों के होता नहीं है। लेकिन इसमें जो टैलेंटेड विद्यार्थी हैं वो बेचारे, उनके लिए बड़ा नुकसान हो जाता है। कभी कभी आखिरी, जैसे आपने बताया, आखिरी उम्र के पड़ाव पर हैं और उन्होंने पढ़ते पढ़ते 6-7 साल से, अब ये 7वां 8वां इनका अटेम्प्ट है, हो सकता है इसमें निकल जाते हैं, पेपर लीक हो गया, मामला चला गया, पता लगा 6 महीने बढ़ा दिया तो उनकी उम्र भी चली गई। तो ये बहुत बड़ी जो है देश के बेरोजगारों के लिए बहुत बड़ी नुकसानदायक बात है। ये पेपर लीक सीधे तौर पे बेरोजगारी की बात है। अब यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें बदलेंगे और अभी राम मंदिर पे या यहाँ के कामों पे बात हो रहा था, तो हम अभी इस पे आएंगे, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, गरीबी पर और शिक्षा पर बात करेंगे आकर। क्योंकि जो विपक्ष है वो हमेशा आरोप लगाता है कि जो इस सरकार में 45 साल की सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आई है। पहले सिलेंडर 450 रुपये का हुआ करता था, अब हो गया है 1000 रुपये या 1000 रुपये से पार। हालांकि 300 रुपये कुछ दिन पहले कम किए गए हैं। इसके अलावा पेट्रोल डीजल की बात चलती है, पहले 60 या 65 में हुआ करता था, अब हो गया वो 100 के पार। दाल, तेल, घी, आटा हर कुछ महंगा हो गया, ऐसा विपक्ष का आरोप लगाया जाता है। महंगाई के बाद बेरोजगारी तो है ही है। बेरोजगारी के लिए मतलब अगर वैकेंसी गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो भी वैकेंसी आई, ऐसा कोई पेपर नहीं जो लीक ना हुआ हो। अगर इतनी सुरक्षा व्यवस्था यूपी सरकार के पास है तो तुम पेपरों को पेपरों को नहीं बचा पा रहे तो बॉर्डर पे भी क्या कर पाओगे तुम? मेरा ये कहने का मतलब, हर पेपर लीक ऐसा कोई क्लियर वैकेंसी नहीं है जो ये फ्रेश भर्ती कर पाए हों। अभी इसके अलावा महंगाई पर एक सवाल कि पहले महंगाई ज़्यादा थी या अब है? क्योंकि अगर महंगाई बढ़ी है तो मेरे ख्याल से आमदनी भी लोगों की बढ़ी है। आमदनी का हम उदाहरण हम हैं। अगर 450 रुपये का सिलेंडर था तब भी मेरा मानदेय 9000 था और आज 1100 रुपये का सिलेंडर ले तब भी 9000 से लिए है। तो इसमें जीवन यापन कैसे कोई संविदा कर्मचारी कर सकता है? अगर हमने सवाल पूछा कि महंगाई बढ़ी है तो, और उसके बाद हमने बताया कि मानदेय भी बढ़ा है, आमदनी भी बढ़ी है, तो उधर से जवाब भी आया कि नहीं ये चीज़ गलत है। हम खुद उदाहरण है, वो लड़का बता रहा है, और आमदनी वो बोल रहा नहीं बढ़ी है। अब आपसे अगर पूछा जाए कि महंगाई पहले ज़्यादा थी या अब ज़्यादा है, और अगर अब ज़्यादा है तो किस वजह से ज़्यादा है? इस महंगाई को कंट्रोल करने में सरकार फेल हो गई या आपको लगता है कि आगे चल के चीज़ें बेहतर हो सकती हैं? महंगाई जो है वो भी बढ़ी है, लेकिन कहने का मतलब ये है जिसके पास 100 रुपये नहीं होते थे उसके जेब में 500 का नोट निकलता है। क्योंकि मैं दुकानदार हूँ, 10 रुपये का सामान 500 का नोट देता है, 10 का नोट के पास नहीं है, ना 50 का नोट, ना 100 का नोट नहीं है। तो हर आदमी के पास पैसा है। और जब गेहूँ 400 रुपये में था तब तो आदमी नहीं कह रहा, आज 2300 का रेट है गेहूँ का, 2500 का, तब आदमी को, किसान तो मजबूत हुआ नहीं मजबूत हुआ। गन्ना आज 400 रुपये में बिक रहा है। आम आदमी की बात कर रहे हैं? नहीं, सबके लिए बात है ये। आम आदमी, लेबर भी जहाँ जाना है 350-400 रुपये ले रही है,
जहाँ हमको लोगों को 200 रुपये मिलता था पहले, 150 रुपये लेता था। तो जैसे महंगाई बढ़ी है, और महंगाई अगर देखी जाए तो देश के हिसाब से जो है महंगाई इतनी नहीं बढ़ी है जितना यहाँ जो डीजल पेट्रोल, तब कांग्रेस सरकार में यही रेट था और भाजपा की 10 साल सरकार हुई तब भी वही रेट है। आमदनी बढ़ी है, इस बात को मानेंगे, लेकिन ये मत कहिए कि तब ये रेट था अब ये रेट है। तब कुछ 65-70 रुपये में हुआ करता था। नहीं, 65-70 में उसके हिसाब अगर महंगाई तो कुछ बढ़ी है, लेकिन उस हिसाब से ना बेरोजगारी अगर देखा जाए तो इतनी बेरोजगारी नहीं है बढ़ी है। आदमी बेरोजगारी नहीं बढ़ी है। चलिए मान ली आपकी बात। क्या नाम है आपका? योगेंद्र। अब आपका मंच है, आप खोलें, कुछ भी बोलिए। महंगाई है, लेकिन जो है सुविधाएं भी दी गई हैं। मोदी जी ने आवास दिए हैं, उज्ज्वला गैस योजना दी है, तमाम प्रकार की ऐसी योजनाएं हैं जो जनता को मुहैया कराई गई। इस कारण थोड़ी बहुत महंगाई महसूस हो रही, लेकिन आज देखा जाए तो हर आदमी के पास एंड्रॉयड फ़ोन है। 10,000 से लगा करके 20-25 हज़ार तक का जो है फ़ोन है। यहाँ आप छोटे से छोटे आदमी का अगर जो जेब चेक करेंगे तो कम से कम 15,000 का मोबाइल निकलेगा। तो ये बताइए, महंगाई तो खैर है, लेकिन वो ये सब इतनी सुविधाएं चल रही हैं तो इसमें मतलब लोग का खर्चा नहीं कम कर रहे हैं। मतलब हम ये मान लें आपके हिसाब से कि अगर किसी के पास फ़ोन है तो महंगाई नहीं है? नहीं, ये ऐसी बात नहीं। फ़ोन है तो महंगाई भी है, लेकिन देखो खर्चा नहीं हो रहा है, क्या खर्च कर रहे हैं बराबर। और जो रही बात पेपर लीक होने वाली बात, अन्य सरकारों में भी बहुत पेपर लीक हुए, जातिवाद करके भर्ती की जाती थी। आप जो है 100 में जो है 99% विशेष जाति वालों को नौकरी दी जाती थी। जैसे विशेष जात? अरे आप समझ लीजिए, वो हमें कुछ नहीं समझना जी। परिवारवाद, जैसे मुलायम सिंह यादव जी हैं, आप देख लीजिए जिले में। तो परिवारवाद जातिवाद कहाँ हुआ? इस समय पश्चिम के लोग जो है पुलिस में आ गए हैं तो जातिवाद नहीं दिख रहा है। वैसे जिले में आप देख लेते 80% यादव के पुलिस के लोग थे। अभी तो लेकिन लोकसभा चुनाव होने हैं ना, तो अभी देश की बात होगी। हमारे वहाँ एक जो है मुस्लिम वर्ग है, बहुत छोटा गरीब तबके का लड़का है था, उसने पढ़ करके तैयारी करके पुलिस में हुआ है, एक पैसा उसका नहीं लगा है। ये बात आप बैलेंस करने के लिए बोल रहे हैं? नहीं, कोई बैलेंस नहीं है, कोई बैलेंस करने के लिए नहीं। ये सच्चाई आप किसी से पूछ लीजिए। ये भैया जो बैठे हैं खड़े हैं, इनसे पूछिए। बहुत बढ़िया बात है कि कोई लगा उसका। उसके पिताजी से हमने बात की, कहने लगा 1 रुपया हमारा नहीं लगा है। तो क्या बताएंगे बताइए। और भय खत्म हुआ है, गुंडा राज खत्म हुआ है। तो ये गुंडागर्दी खत्म हुई है मोदी सरकार में, योगी सरकार में। अब कहा जैसे उन्होंने बोला कि गुंडागर्दी खत्म हुई है जी 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 जी। पहले कहा जाता था कि रात बिरात लोगों को निकलने में डर लगता था, अब ठीक है सब? मैं प्रत्यक्ष गवाह हूँ। हमारे भाई साहब इतने टाइम लूट लिए गए थे यहाँ से सिया क्रेशर के पास, इतने टाइम बीच रोड पे, ऑन रोड पे। आज आप 10 लाख रुपए अपनी जेब में रखिए, यहाँ से पैदल लखीमपुर के लिए यात्रा करिए, कोई आपसे पूछने वाला नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हैं। ये सुरक्षा मुहैया है हम लोगों की। कोई भी व्यापारी असंतुष्ट नहीं है। लोग बाज़ारों को जाते थे, यहाँ से गांव से जाते थे बाज़ार को बाजार करने के लिए, और जब बाज़ार वहाँ शुरू होती थी तो वो कहते थे घर को चलो, रास्ते में लूट लिए जाओगे। ये स्थिति थी। तो आज देखिए सुविधाएं योगी जी के शासन में, गुंडा माफिया, चोरी डकैती बलात्कार ये सब खत्म हुआ है। आज सुशासन है, बहुत अच्छा माहौल है, सभी लोग हिंदू मुस्लिम भाईचारा बना करके एक साथ चल रहे हैं। आज ये ऐसा नहीं है कि गुंडागर्दी कोई कर दे। आज गुंडागर्दी बिल्कुल ख़त्म है, चरम सीमा पर थी, वो बिल्कुल ख़त्म। समाजवादी पार्टी में तो ऐसा था, जो जितना बड़ा नेता, जो जिसकी ज़मीन जितनी छीनता था वो उतना बड़ा नेता हो जाता था। आज कोई किसी की हिम्मत है किसी की जगह छीन करके दिखाए? हो ही नहीं सकता। ये केवल योगी बाबा का ही डर है कि तो गुंडई यहाँ पे ख़त्म हुई है। रही महंगाई की बात, महंगाई हर सरकारों में रही है। महंगाई कोई नहीं, किसी सरकार ने नहीं घटाया, लेकिन आमदनी भी बढ़ी है। महंगाई के साथ साथ आमदनी भी बढ़ी है। ऐसा नहीं है आज 1 लाख रुपए की मोटरसाइकिल हो गई, 1 लाख की मोटरसाइकिल हो गई, लेकिन साइकिल वाली दुकान पे एक कस्टमर नहीं खड़ा, लेकिन मोटरसाइकिल की एजेंसी पर कम से कम 1500 लोग डिमांड कर रहे हैं मुझको ये कलर चाहिए। वो एजेंसी वाला कह रहा है कि 15 दिन के बाद तुम्हारा कलर आएगा। ये महंगाई है, महंगाई है। और मोटरसाइकिल 1 लाख की आदमी खरीद रहा है। अगर लेटरिन टॉयलेट को जाता, अगर घर में शौचालय नहीं बना, अगर खेत को लेटरिन जाता तो मोटरसाइकिल से जाता, और बाद में कहता पेट्रोल महंगा है। हम कैसे मान जाएं पेट्रोल महंगा? कौन सा तर्क हुआ साहब कि अगर कोई मतलब गाड़ी से चल जाए तो कह नहीं सकता पेट्रोल नहीं महंगा है? भाई साहब 1 मिनट, अगर आदमी कहते कि पेट्रोल महंगा है
आवश्यकता पड़ने पर हम मोटरसाइकिल लेकर के जाएंगे। अगर रिश्तेदारी को जाएंगे तो मोटरसाइकिल लेकर जाएंगे, या मार्केट कहीं दूर है तो वहाँ जाएंगे तो मोटरसाइकिल से जाएंगे। पता है आपके हिसाब से अगर मैं एक दिन पनीर खा लूं तो मैं ये नहीं कहूँगा कि पनीर महंगा है। महंगा है, ये बात आप सही है, लेकिन उसका उपयोग कितना किया जा रहा है ये भी तो आप देखिए। जो चीज़ जितनी बाजार में खपत होगी उसकी रेट उतना ही बढ़ेगी। जिस चीज़ के जितने डिमांड करेंगे लोग उतना ही उसका रेट होगा। आज पेट्रोल का रोना रो रहे हो, पीछे जो सुविधाएं मिल रही हैं उसका रोना नहीं रो रहे हो। बैंकों में एक दिन बैंक में जाते थे, वहाँ 10 बजे से चैनल पकड़ के खड़े हो। आज मोदी जी ने BC की हजारों शाखाएं खुलवा दी, कई लोग अंगूठा लगाए, पैसा निकाले, जेब में रख के चल रहे हैं। समय बचा, ये कहाँ से बचा? ये मोदी जी की देन है। जो कमाना नहीं चाहता वो बेरोजगारी चिल्ला रहा है, और जो आज कमाना चाह रहा, रोड पे चलता हुआ लड़का भी आज 400-500 रुपये की मजदूरी कर रहा है। जिसको कमाना है वो आज पैसा कमा रहा है, जिसको नहीं कमाना है वो बेरोजगारी। वो चाहता है कि सरकार हमको घर बैठे एक ऐसी सुपरहिट नौकरी दे, वो 60 साल के लिए नौकरी हो, बीवी बच्चों का करियर बने। 55 सुनिए भाई साहब, 55,000 महीने में उसको मंथली तनख्वाह मिले, इतवार संडे मैं अपने घर में ऐसो आराम करूं, ये सभी चाहते हैं। नौकरी सरकारी सभी चाहते हैं, करना कोई कुछ नहीं चाहता। ये स्थिति बना के रख दिया। ये विपक्ष वाले ये जहन में घोर दिए हैं कि बेरोजगारी चिल्लाओ और जनता को गुमराह करो, और हम आएंगे तो तुमको हम लेफ्टिनेंट बना देंगे। आपका कहने का मतलब है कि कोई रोजगार नहीं चाहता, हर आदमी नौकरी चाहता है। नौकरी चाहता है, जी रोजगार कोई नहीं जी। क्या नाम हुआ साहब आपका? छोटेलाल मौर्य। छोटेलाल मौर्य साहब, छोटेलाल साहब, आपको क्या लगता है कि महंगाई बेरोजगारी में अभी इन्होंने कुछ नौकरी का जिक्र किया, तो वो जरा बताइए क्या बात है? नौकरी तो हर आदमी चाहता है, मगर उसके लिए टैलेंट भी तो होना चाहिए। जैसे हमने पिताजी ने हमारे भेजा स्कूल के लिए, अब हम पढ़ाई में तो जीरो हैं। अब फिर हम घर वालों को तो जैसे हमारे पिताजी अनपढ़ हैं तो उनको हमने कैसे न कैसे बहला लिया। अब हम उनसे कह रहे हैं कि हमें नौकरी नहीं मिली, हमने फार्म डाल रखा। पिताजी को तो पता नहीं फार्म डाला या नहीं डाला, क्योंकि हम पढ़ाई में तो जीरो हैं। अब किसी कारण से हम फेल हो गए तो अब हम सीधे सरकार को थोप रहे हैं, सरकार को सीधे लांछन लगा रहे हैं कि हमको नौकरी नहीं दे रही। अरे अगर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो मैं सफाई कर्मचारी में किसी तरह से लग सकता हूँ, किसी की दुकान पे काम कर सकता हूँ, मगर मैं करना चाहता ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझको तो चाहिए ना, करना ही नहीं चाहता हूँ। तो इसीलिए लोग बोल रहे हैं कि मैं बेरोजगार हूँ। जो करने वाला है, मैं फल बेचता हूँ गाँव में घूम के बाइक से, तो मुझे किसी प्रकार से महंगाई नहीं लग रही, इसलिए क्योंकि मैं 500 कमाता हूँ, 400 खर्च कर देता हूँ, 100 रुपये बचा लेता हूँ। जो विपक्ष के नेता हैं, एक राहुल गांधी हैं, तो एक सीधे तौर पर एक सवाल उठ रहा है, क्योंकि जो विपक्ष में अगर हम सीधा केंद्र में देखें तो एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिनका वर्चस्व बढ़ चढ़ करके इन दिनों बोल रहा है, और दूसरी तरफ विपक्ष के नेता यानी जो इंडिया गठबंधन बनाया गया है उसके नेता हैं राहुल गांधी। तो अगर आपसे पंडित जी ये पूछें कि मोदी क्यों, राहुल गांधी क्यों नहीं, या राहुल गांधी क्यों नहीं और मोदी ही क्यों, दोनों तरफ से सवाल पूछ ले रहा हूँ, तो क्या कहेंगे? देखिए, ये प्रधानमंत्री की कुर्सी है, जो जिस लायक होगा उसी को कुर्सी दी जाती है। और दूसरी चीज़ ये है, जैसे हमारी सेना जब अच्छा काम करती है तो उस पर सवाल उठाते हैं राहुल गांधी, ये देश की बात उनको समझना चाहिए। दूसरी चीज़ है, जब स्ट्राइक करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक, तो उस पर मांगते हैं कि हमको सबूत चाहिए कहाँ पर क्या। नहीं, हम देश के साथ और सेना के साथ खड़े होना चाहिए। तीसरी बात, आज कल में एक और उन्होंने वक्तव्य दिया है राहुल गांधी जी ने कि जो हिंदू शक्ति है इसको हम डाउन करेंगे, ऐसा कुछ दिया है। तो भाई ये क्या कहने का उनका मतलब है? कुछ ऐसा अनर्गल बोल देते हैं जो लगता है कि जैसे विपरीत बात हो गई। ये चीज़ फिर मोदी जी इस लायक हैं, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लायक हैं। सीधी जी साहब, मोदी जी क्यों पसंद है? मतलब अगर आप उनके बारे में कह रहे हैं, या फिर अगर नहीं पसंद है तो विपक्ष का नेता नहीं पसंद है तो क्यों नहीं पसंद है? या दोनों जवाब रखिए। मोदी जी जो है, चाहे जितनी गंभीर समस्याओं का समाधान उनके पास है, हर तरीके से वो समस्याओं का समाधान, चाहे अंतर्राष्ट्रीय लेवल को हो या इंटर लेवल की है, चाहे जो समस्याएं वो सबसे निराकरण कर लेते हैं। वो हर चीज़ पर वो उनको एक कहा जाए कि एक अद्वितीय पुरुषित कहा जाए। जब जहाँ जैसे कन्हैया अभी 15 दिन के लिए चले जाएंगे कहीं के केदारनाथ में जा कर के बैठ के साधना भी कर लेंगे, जो ऊर्जा विकसित खर्च हुई वो ऊर्जा अपने फिर ग्रहण करेंगे, और फिर अपने सोच समझ करके फिर पूरा देश बहुत ढंग से चला रहे हैं। राहुल गांधी क्यों नहीं पसंद है? अब राहुल गांधी के बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे भाई, नहीं, राहुल गांधी कोई बात नहीं। क्यों मोदी जी को पसंद है? हमारे जो प्रधानमंत्री हैं तो हिंदुत्ववादी हैं।
अच्छा, हिंदुत्ववादी। जी, और हिंदुओं का काम करते हैं और अच्छा काम करते हैं, विकास करते हैं, रोडें बनवाते हैं, गल्ला बंटवाते हैं, गरीबों को पैसा देते हैं, इसलिए हमको पसंद है वो। शुक्रिया शुक्रिया। तो इस बार प्रधानमंत्री कैसा, मोदी जी जैसा या कुछ और? बिल्कुल मोदी से अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। ये जो गठबंधन बना रखे हैं, हम चौकीदार नहीं चाहते थे। जब सारे चोर इकट्ठा हो गए तो हमने सोचा कि चौकीदार बहुत ज़रूरी है, इसलिए मोदी बहुत ज़रूरी है इस देश। देखिए बात छेड़ दी है तो मैं फिर से वही आपसे बात पूछ लूँगा कि पिछली बार कहा था मैं भी चौकीदार हूँ और चुनाव खत्म हुए, चौकीदार खत्म हो गया। इस बार बोला है मैं भी परिवार हूँ। कितने दिनों तक ये परिवार रहेगा? ये हमेशा मोदी जब तक जीवित हैं, जब तक मोदी के बाद योगी और उसके बाद और आएगा केवल भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार रहेगी, क्योंकि मोदी जी के सामने कोई ऐसा चेहरा है ही नहीं। जितना टैलेंट मोदी जी में है वो कोई चेहरा नहीं। राहुल गांधी से क्या तुलना करेंगे? एक मूंछ की बाल, एक पूंछ की बाल, वे मोदी जी से हम तुलना करेंगे जिसको 50 और 15 गिनना नहीं आता, जिसको ये नहीं मालूम है कि कौरव पांडव ने युद्ध कहाँ लड़ा था। वो कह रहा है हरियाणा में कौरव पांडव का युद्ध हुआ था। कौरव पांडव का युद्ध हरियाणा में हुआ था, ये राहुल गांधी बोल रहे हैं। उसको ये नहीं मालूम, इतिहास नहीं मालूम, जनेऊ पहन लिया कोर्ट के ऊपर, उसको ये नहीं मालूम कि जनेऊ कहाँ पहना जाएगा हमको। तो यार मोदी जी से उसकी तुलना हम क्या करें? वो बिल्कुल नकारा है, कोई काम का नहीं। मोदी के आगे कोई प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है, कोई चेहरा नहीं है। अजय मिस्टर टेनी के गांव के पास एक जगह थी जहां पर लोग इकट्ठा हुए बाजार में, और अजय मिस्टर टेनी पर अपनी बात रखी कि सब कुछ बढ़िया है। कुछ लोगों ने विरोध भी किया कि ये चीज़ें ठीक होनी चाहिए। और जब केंद्र लेवल पर बात हुई कि राम मंदिर को लेकर के बात हुई, मुद्दों को लेकर के बात हुई, महंगाई, बेरोज़गारी, तमाम चीज़ों को लेकर के बात हुई, तब यहाँ के लोगों ने कहा कि महंगाई, बेरोज़गारी टैलेंट पर डिपेंड करता है। अगर टैलेंट होगा तो नौकरी भी मिलेगी, रोज़गार भी मिलेगा और बेरोज़गारी भी कम होगी। हालांकि कितनी बात सही है, कितनी बात नहीं सही है, कितने लोग इसे मानते हैं, कितने लोग नहीं मानते हैं, यहाँ के लोगों ने तो जो अपनी बात रखी। इसके अलावा जब चुनाव आएंगे तो पता चलेगा कि किसे वोट डाला जाएगा और कौन सरकार की तरफ से चुना जाएगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा। नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, या इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कुछ अपना जादू दिखा पाएगी। हालांकि ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जो भी होगा वो बेहद दिलचस्प होगा। लखीमपुर खीरी से रविशंकर के साथ गौरव।